दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। राज्य में ग्रैप 2 भी लागू है। कई चीजों पर पाबंदी है, लेकिन साफ हवा दिल्ली वालों को नसीब नहीं हो पा रही है। दिल्ली एनसीआर में आज भी AQI 300 के पार है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ पंजाब में फिर पराली जलाने की घटना देखी गई। अमृतसर और बठिंडा में पराली जलाई गई, जिसे लेकर बीजेपी और आप में सियासी टकराव तेज हो गया। बीजेपी प्रदूषण का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने में लगी है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण को लेकर के हालात बहुत खराब श्रेणी में बने हुए हैं। AQI 300 के पार है और ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद दिल्ली में हालात इतने ख़राब हैं। बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जो लोग एस्थमेटिक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ऐसे हालात को लेकर के अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। न पराली जलने की घटनाएं कम हो रही हैं और न ही दिल्ली एनसीआर की हवा साफ होने का नाम ले रही है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली में तेजी से प्रदूषण बढ़ा है। कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है, जिससे लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। और इन सब के बीच पॉल्यूशन पर सियासत जमकर हो रही है। दिवाली के अगले दिन दिल्ली में AQI लेवल 356 था और दिवाली के दूसरे दिन AQI का स्तर 350 के करीब दर्ज किया गया। हालांकि बीजेपी ने दावा किया कि इस साल प्रदूषण कम हुआ है। साल 2023 में दिवाली के बाद AQI का लेवल 83 पॉइंट बढ़ा था। 2024 में पटाखों पर बैन के बावजूद 32 अंक की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन इस साल जब लोगों ने खुलकर दिवाली मनाई तो AQI लेवल 356 जा पहुंचा, यानी सिर्फ 11 पॉइंट बढ़ा। बीजेपी ने कहा कि इसका मतलब पटाखे फोड़ने से AQI लेवल का कोई संबंध नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता जानबूझकर किसानों पर पराली जलाने का प्रेशर बना रहे हैं, जिससे दिल्ली की हवा खराब हो रही है और आप सियासत कर रही है। मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी दिल्ली के मंत्री को अनपढ़ बताया था। पंजाब के किसानों से माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन सिरसा ने उल्टे पूर्व CM केजरीवाल को ही अनपढ़ बता डाला। अनपढ़ तो केजरीवाल ही है। मेरे को तो अनपढ़ का केजरीवाल ही पता है। वही बताता था, वीडियोस की निकाल के देखिए, वही बताते थे। उन्होंने पूरा डेटा भी बताते थे। हमें तो इतना पता भी नहीं है, हम तो उनकी वीडियो देख के देखते हैं। वही बताते थे कि ऐसे पंजाब से पराली जलती है, फिर उसका इतने घंटे में स्पीड होती है, फिर 6 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 15 घंटों में तो पूरा स्क्रीन लगा के बताते थे केजरीवाल जी। पंजाब के विषय में जो इनके मंत्री ने कहा, इनको पंजाब के सिख किसानों से माफी मांगनी चाहिए। ये सोचना भी कि किसान, खास तौर पे पंजाब के सिख किसान, हिंदुओं के त्योहार को बदनाम करने के लिए खास तौर पे दिवाली के दिन पराली जला रहे थे, ये तो शर्मनाक सोच है। और इसके लिए इनको पंजाब के सिखों से माफी मांगनी चाहिए। ये सच है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। बुधवार को भी अमृतसर के बाबा बकाला कस्बे में और रैया गांव में खेत में पराली जलाने की घटना देखी गई, तो बठिंडा में डबवाली भारतमाला रोड के पास एक खेत में पराली जलाई गई। ऐसे में पराली जलने से हो रहे प्रदूषण पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। कोई किसी को अनपढ़ बताने में लगा है तो कोई दिल्ली की हवा साफ बताने में। वहीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने दावा किया कि इस बार AQI ज्यादा नहीं बढ़ा है और जो धुंध दिख रही है उसके लिए सरकार हर संभव काम कर रही है। पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीज़ें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है और सरकार अपने जितने भी काम है वो सब कर रही है और करती रहेगी। पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये सच है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की धुंध छाई हुई है। एयर क्वालिटी अभी जहरीली बनी हुई है और इसलिए राजधानी में ग्रैप 2 लागू है।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां रोहिणी में पुलिस ने एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया। इस एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए। इस गैंगस्टर एनकाउंटर में गैंग का सरगना रंजन पाठक मारा गया। ये दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसमें बिहार के 4 गैंगस्टर मारे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में ये एनकाउंटर हुआ है रोहिणी इलाके में, जिसमें बिहार के 4 गैंगस्टर मारे गए हैं और रंजन पाठक नाम का एक जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है वो भी इस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। दिल्ली के रोहिणी में ये बड़ा एनकाउंटर हुआ। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन अंजाम दिया। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, इन 4 लोगों में और कौन कौन लोग शामिल हैं? देखिए, ये चारों बदमाश हैं जो कि बिहार में मोस्ट वांटेड थे। कई हीनियस क्राइम के मामले में फरार चल रहे थे। इन चारों के नाम जो हैं रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर हैं। इनमें से अमन ठाकुर जो है वो दिल्ली का रहने वाला है, जिसकी उम्र सबसे कम है, यानी 21 साल है, और बाकी तीनों जो हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि अमन का भी बैकग्राउंड बिहार से जुड़ा हुआ है और ये चारों जो हैं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में रात 2:20 पर इनका एनकाउंटर हुआ है और उनमें चारों के चारों ढेर हो गए हैं। फिलहाल इनके ऊपर कई गंभीर मुकदमे जो हैं वो बिहार में दर्ज थे। बिहार पुलिस ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ था। इनकी लगातार सरगर्मी से तलाश चल रही थी और सबसे बड़ी बात है हुसैन की बिहार पुलिस के को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, क्राइम को लेकर बिहार के सवाल उठते रहे हैं और ऐसे में बिहार चुनाव के पहले चरण से की वोटिंग से पहले बिहार के 4 कुख्यात अपराधियों को दिल्ली में बिहार पुलिस ने ढेर किया है। ये एक बड़ी खबर है और बड़ी राहत की बात भी है, क्योंकि लोगों का बड़ा दबदबा था, बड़ा रसूख था और खासतौर पर जो खौफ था बिहार के लोगों में वो इनका बहुत ज्यादा था। रंजन पाठक है जो इस गैंग का मुखिया है, वो भी इस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। जी कुमार, कोई ऐसी बड़ी घटना जो आपको याद आ रही हो जो रंजन पाठक ने अंजाम दी हो, जिसकी वजह से वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था? देखिए, इन पे एक नहीं, इन पे कई तरह के मुकदमे थे, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, तमाम गंभीर धाराओं के मुकदमे जो हैं इन पूरे गैंग के ऊपर दर्ज थे, खासतौर पर रंजन पाठक पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रंजन पाठक भी जो है इस पूरे एनकाउंटर में मारा गया। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में रात 2:20 पर रोहिणी इलाके में ये पूरा एनकाउंटर हुआ। पंसाली चौक पड़ता है जहां पर यह एनकाउंटर में दरअसल इन चारों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने जो है पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम की फायरिंग के बाद जो है पुलिस टीम ने अपने बचाव में क्रॉस फायरिंग की, जिसमें चारों को गोलियां लगी, जिसके बाद इन्हें आनन फानन में पीएचसी अस्पताल यानी भीमराव अंबेडकर अस्पताल में ले जाया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अस्पताल में। वहां पर इनको जो है चारों को मृत घोषित किया है। और आपको बता दें, रंजन पाठक जो है वो सीतामढ़ी का रहने वाला है। इसके अलावा विमलेश महतो सीतामढ़ी का रहने वाला है, मनीष पाठक जो है वो भी सीतामढ़ी का है और अमन ठाकुर का जो रेजिडेंस है वो करावल नगर का है और इसकी उम्र 21 साल है। आप सोचिए, रंजन पाठक महज 25 साल की उम्र में इस पूरे गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, वो बन गया था। जी कुमार, एक चीज और है कि बिहार के अपराधी के लिए दिल्ली जो है वो ठिकाना बन रहा है। दिल्ली में ये लोग पकड़े गए, दिल्ली में एनकाउंटर हुआ, ये दिल्ली पुलिस के लिए भी चिंता की बात है। देखिए, बिल्कुल, दरअसल बिहार पुलिस के पास पूरी इनकी टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ये पता चला था बिहार पुलिस को कि ये लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में छुपे हुए हैं। और उसके बाद दिल्ली पुलिस से जानकारी शेयर की गई, बिहार पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। उसके बाद क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस दोनों ने मिलकर इस पूरे जॉइंट ऑपरेशन को किया। लगातार इनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। ट्रैक करने के बाद जब इनके बारे में एक मैनुअल इंटेलिजेंस जो है वो क्राइम ब्रांच को मिली कि ये चारों के चारों कुख्यात अपराधी रोहिणी के पंसाली चौक के पास आने वाले हैं, जिसके बाद वहां पे ट्रैप लगाया गया, बैरिकेडिंग की गई, कॉर्डन ऑफ किया गया। उसके बाद जो है इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब इन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया तो उसके बाद क्रॉस फायरिंग में ये चारों लोग मारे गए हैं। तो एक बड़ी कामयाबी है। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और उससे पहले बिहार में के जो 4 कुख्यात अपराधी हैं वो दिल्ली में ढेर किए जाते हैं बिहार पुलिस के द्वारा। तो एक बड़ी कामयाबी है ये। जी तो जैसा कि कुमार बता रहे हैं, रात करीब 2 बजे ये एनकाउंटर दिल्ली में हुआ है, जिसमें रंजन पाठक
जो इस गैंग का सरगना है उसके समेत 4 लोगों को एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के साथ बिहार की जो एसटीएफ है उसने मार गिराया। ये मोस्ट वांटेड अपराधी बिहार के जिन्होंने दिल्ली में डेरा डाल रखा था, दिल्ली में छिपे हुए थे और लंबे वक्त से इनकी तलाश की जा रही थी और आखिरकार इनपुट के आधार पर इनको घेर लिया गया और देर रात इन 4 का एनकाउंटर किया जा चुका है, जिसमें इस गैंग का सरगना रंजन पाठक समेत 3 और लोग हैं। और जैसा कि हमें कुमार बता रहे थे कि बहुत कम उम्र इन 4 की है और बहुत कम उम्र में ही इन्होंने अपराध की दुनिया में काफ़ी कुछ ऐसे काम कर डाले थे जिसकी वजह से पुलिस को सरगर्मी से इनकी तलाश थी। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में ये सभी अपराधी शामिल हो चुके थे। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। देर रात इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मनीष पाठक, अमन ठाकुर और बिमलेश के अलावा रंजन पाठक इस एनकाउंटर में मारे गए। छठ महापर्व में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। ऐसे में ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक प्लेटफॉर्म पर छठ श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है, जिसे देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी की टीमें पूरी तरह अलर्ट हैं। साथ ही खास ट्रेनों की संख्या भी 7500 से बढ़ाकर 12000 कर दी गई है, जिससे लोग आसानी से अपने घरों को जा सकें। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लोग छठ के लिए बिहार पहुंचेंगे। ऐसे में उनके स्वागत और आगमन की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बिहार जाने के लिए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ है। हालांकि लोग रेलवे के इंतजाम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए छठ सिर्फ एक पर्व या त्योहार नहीं है, बल्कि एक ऐसी भावना है जिसे जीने के लिए हर साल बहुत सारे दुख तकलीफों को झेलते हुए वो अपने घर पहुंचते हैं और वहां छठ पर्व मनाते हैं। इस वक्त मैं मुंबई में हूं, मुंबई के एलटीटी टर्मिनस पे हूं और वहां पर इस वक्त पिछले कुछ दिनों से लगातार जो यात्री यहां पर आ रहे हैं, बिहार जाने वाले ट्रेनों में जा रहे हैं, वो संख्या उनकी एकाएक काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि छठ बिल्कुल नज़दीक है। 25 तारीख से छठ शुरू होना, यही वजह है कि हर शख्स जो है वो अपने घर पहुंचना चाहता है, जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है। ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई है और स्टेशन पर इंतज़ाम भी किए गए हैं ताकि लोग अगर यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो उन्हें दिक्कत ना हो। ये स्टेशन के बाहर का इलाका है जहाँ इस वक्त आपको शेड लगाया हुआ है और वहाँ पर पंखे हैं, सीसीटीवी कैमरा है और लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। जब उनकी ट्रेन आती है तो वो फिर उसमें सवार होते हैं और जो लोग यहाँ पर इकट्ठा है उनसे हम जानते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? चंदन चौहान। कहाँ जा रहे हैं चंदन जी? पटना। पटना जा रहे हैं। पटना के ही रहने वाले हैं आप? नहीं, सुपौल के रहने वाले। सुपौल के रहने वाले हैं। काम ठीक ठाक है यहाँ पे? ठीक है सब। सब इसके पहले भी जब आप जाते थे छठ में जाते रहे? हाँ, ऐसा नहीं था। गुप्ता जी कहाँ जा रहे हैं? बिहार आरा जिला। आरा जिला घर बा, कौन बात के डर बा? नहीं भैया, आरा जिला। आरा जिला। अभी छठ मनाने जा रहे हैं? हाँ, छठ मनाएंगे और वोटिंग भी करके आएंगे। दोनों काम के लिए जा रहे हैं। ठीक ना? कहाँ जा रहे हैं? गाँव में कहाँ? फतेहचक। हाँ, फतेहचक। फतेहचक कहाँ है? पटना के पास आता है? नहीं, शेखपुरा जिला। शेखपुरा जिला, बेगूसराय के पास। बेगूसराय के आसपास। तो क्या छठ के लिए जा रहे हैं? जी। तो छठ का प्लान बढ़ा है क्या वोटिंग का? अभी की वोटिंग करके ही आएंगे कि वोटिंग से पहले चले? पहले से तो नहीं था, लेकिन एकाएक घर से फोन आया तो हमको जाना पड़ा। मुंबई के अलावा अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर भी लोगों की भारी भीड़ है। बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ट्रेन के दरवाजों पर लटक कर सफर करने के लिए मजबूर हैं।